सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का आंसर पेपर है, तो इसमें 2025 और सेट नंबर 6 हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो खंड आ और प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। यहाँ पे दो संख्याएं दे रखी हैं 99 और 153। तो इन दोनों का मासा है 9। HCF हमारा मासा होता है, तो इन दोनों का मासा है 9, तो एलसीएम अर्थात लासा ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने दो संख्याएं 99 और 153 और इन दोनों का मासा है 9। तो एक सूत्र होता है हमारा लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इसका हमें लासा तो ज्ञात नहीं है, तो लासा ऐसे लिख लो। और मासा हमारा है 9, पहली संख्या 99 और दूसरी संख्या है 153। ठीक, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या है। तो 9 1 का 9 और 9 1 का 9, 9 1 का 9 और इन दोनों का कर देना है गुणा। तो यहाँ पे आपको लिखना है लासा बराबर, इन दोनों का गुणा करोगे तो गुणा निकल के आएगा 16 83, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लो कहाँ पर विकल्प है, वहीं पे आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे लिखा हुआ एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से आदर्श से एक गेंद निकाली गई, तो उस गेंद नीले होने की प्रायिकता कितनी है? चलिए समझिएगा। तो आपको नंबर 2 लिख लेना है। तो पहले यहाँ पे लिख लेना लाल गेंद, लाल गेंद। तो प्यारे बच्चों, लाल गेंद हमारे पास 3 है और नीली गेंदें, नीली गेंद बराबर 2 है। तो इन दोनों को जोड़ देना है, तो कुल गेंद है बराबर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। तो हमसे जो प्रायिकता पूछी है नीली गेंद होने की प्रायिकता, तो P नीली गेंद। तो यहाँ पे नीली गेंदें कितनी है? 2 है। ये हमारा अनुकूल परिणाम और ये हमारा कुल परिणाम होता है। ठीक है, तो सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम 5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है? निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा आप। तो यहाँ पर हमने वर्ग अंतराल और ये बारंबारता बना लिया। ठीक है, और माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए निकाली जाती है संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले 1 को लिख लो, 1 में इस 5 को जोड़ो 6, और 6 में इस 8 को जोड़ो 14, 14 में 6 को जोड़ो 20, और 20 में 3 को जोड़ो 23। और प्यारे बच्चों, ये जो मान होता है हमारा n का मान होता है। अब आपको यहाँ पे लिखना है n/2। तो n का मान कितना है? 23/2। तो 2 का भाग 23 में लगाएंगे तो निकलेगा हमारा ये 11.5। ठीक है, अब आपको ये देखना है ये 11.5 किस ऊपर से, यानी आप इसमें ये देखना है 11.5 संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या के अंदर आएगा। तो ये 14 के अंदर आएगा हमारा। ठीक, तो 14 के सामने जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। तो ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो आपको नई लाइन से लिखना है यहाँ पर माध्यक वर्ग बराबर हो जाएगा 8 से 12। तो यही प्रश्न का आंसर हो गया हमारा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, उसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? तो आपको इसमें ये देखना बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 23 है। तो 23 के सामने वर्ग अंतराल है 20 से 30। तो यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। तो आप सी पे टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष अर्थात हेड आने की प्रायिकता होगी। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। थोड़ा समझिए इसको। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हेड अर्थात चित्त, और चित्त को बोलते हैं शीर्ष। फिर एक टेल, टेल को बोलते हैं पट अर्थात पूंछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? तो कुल परिणाम लिख लेना है
कुल परिणाम बराबर 2। ठीक, कुल परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो यहाँ पे हेड की प्रायिकता हमसे पूछी गई है, तो पी हेड एच बना देना। तो हेड कितने हैं? 1 है, और ये कुल परिणाम कितना? 2 है। तो यही पे आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ये बताना है हमें। नंबर 6 देख लीजिए। तो पहले आपको 144 के काटने हैं अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से काटो 72, फिर 2 से काटो 36, फिर 2 से काटो तो ये बनेगा 18, फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 144 बराबर 1 2 3 4, 2 पे घात 4 और 3 पे घात 2। ठीक, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो 2 पे घात 4 और 3 पे घात 2, 2 पे घात 4 3 पे घात 2, इसका ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, संख्याओं 54 और 336 इनका मासा ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो यहाँ पे 2 संख्याएं दे रखी हैं, 54 और ये 336, इसका मासा ज्ञात करना है। तो भाग से लगा दो मासा इसका, ऐसे करके 54 और 336 रखो अंदर, तो ये चला जाएगा हमारा 6 बार। तो 54 छक्का होता है हमारा 324। जब इसको घटाएंगे तो घटाने पर मिलेगा हमें 12। ठीक, अब इस 54 को अंदर लिख लो, तो 12 चौक 48 और यहाँ बचेगा हमारा 6। अब इस 12 को अंदर लिख लो और 6 दूनी 12। तो यहाँ पे जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा मासा कहलाता है। तो आपको लिख देना है मासा बराबर 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है 8। यहाँ पे लिखा हुआ बिंदु 3,4 की x अक्ष से दूरी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रश्न को ध्यान समझ लीजिए आप। तो पहले लिख लो बिंदु 3,4, 3,4। तो प्यारे बच्चों, इसको माना जाता है A और इसको माना जाता है B। ठीक, जब अक्षों से दूरी पूछे तो यहाँ पे आपको लिखना है x अक्ष, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बराबर होती है B। ठीक है, तो B का मान कितना है? 4 है। तो एक तो आंसर इसका ये आ गया। ठीक है, अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो x अक्ष से दूरी बराबर B और B का मान हो जाएगा 4। और यहीं पे आपसे पूछे y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो आपको यहाँ पे A लिखना है और A का मान कितना? 3 है। तो आपको यहाँ पे 3 लगा देना है। तो हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था x अक्ष से दूरी बराबर B और B का मान 4, और यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर, ये तो 8 नंबर था। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 में एक द्विघात समीकरण दे रखा है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है तो इसके मूलों की प्रकृति बतानी है हमें। चलिए समझिएगा। यहाँ पे आपको लिख लेना है द्विघात समीकरण हमारा 3x² प्लस का 5x प्लस का 3 और बराबर 0। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ABC के मान छांटिए। तो यहाँ पे D बराबर निकाल लो सीधा। D बराबर होता है B² माइनस 4AC। D बराबर B² माइनस 4AC। तो B का मान 5, तो 5 का वर्ग 4, A का मान 3 तो 3 और C का मान 3। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 25 और माइनस 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा माइनस का 11। और जब D का मान माइनस होता है ना, जब D का मान माइनस होता है तो आपको लिखना है कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक, आपको ये लिख देना है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2। तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना x माइनस 2, नहीं x माइनस वाई बराबर 2।
फिर एक्स प्लस वाई बराबर 2। ये समीकरण नंबर 1 कर लो, इसको 2 कर लो, बाई से बाई काट दो, एक्स एक्स 2x बराबर 4 हो जाएगा। 2 1 दो, 2 दूनी 4, तो x बराबर 2। समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो आप। 2 में रखने पर तो यहाँ पे 2 लगा दो, तो 2 प्लस बाई बराबर 2, और इस 2 को उधर ले जाओ तो बाई बराबर 2 माइनस 2, ये से कट जाएगा तो बाई बराबर 0 निकलेगा। तो x बराबर 2 और बाई बराबर 0, इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। दो संख्याओं का योगफल 8 है, फिर उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो विकल्प से ही कर दो। तो देखो, दो संख्याओं का योगफल 8, यानी योगफल 8 होना चाहिए और अंतर 2 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो इनका योगफल कितना है, इन दोनों को जोड़ो 8 और इन दोनों को घटाओ 2, तो यही वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इन दोनों का योग 8 तो है लेकिन अंतर 6 है, तो ये गलत हो गया। इन दोनों का योग 8 है लेकिन अंतर 4 है, यानी कि जोड़ने पर 8 प्राप्त होना चाहिए, घटाने पर 2 प्राप्त होना चाहिए, तो इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, समांतर श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो आपको नंबर 12 यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे जो एपी दे रखी है हमारी 10,7,4 डैश डैश, तो यहाँ पे ए बराबर आपको मिल जाएगा 10 और डी बराबर 4 में से 7 घटाएंगे तो डी बराबर हो जाएगा -3। तो हमसे 20वां पद पूछा है, तो 20वां पद लिखा जाएगा a प्लस 19 डी, एक कम करके लिखा जाएगा। a का मान 10 और प्लस 19 गुणा डी का मान -3, तो 10 प्लस माइनस माइनस और 19 दियो 57, तो 57 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 47 बचेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप। 10 नंबर 13 है हमारा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये हमारी त्रिज्या है और ये वृत्त के केंद्र से जो बाहर वाला बिंदु उसकी दूरी है, तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक वृत्त और ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के बाहर कोई बिंदु रख लो इस प्रकार, ये यहाँ पे कर लो P। ये जो दूरी हमारी 13 सेंटीमीटर है और बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा आपको खींच देनी है इस प्रकार। हम वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो ये हमारी हो जाती है त्रिज्या। यहाँ पे कर लो A। तो ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। और प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा 90 अंश बनेगा, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो ये लंब कर लो और ये वाली भुजा कर्ण कर लो, और ये ज्ञात करनी, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। और इसमें त्रिज्या का मान 5 है, तो r बराबर यहाँ पे आपको 5 लिख लेना है। तो नंबर है आपका ये 13। तो लिख लो त्रिभुज, यहाँ पे लिख लो ओ ए पी में, OAP में कोण A बराबर 90 अंश है। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो ये वाली भुजा कर्ण 13 का वर्ग और ये आधार कर लो 5 का वर्ग और ये ऊंचाई कर लो उसकी AP का वर्ग, तो 169, ये 25 हो जाएगा, तो इधर ले आओ बराबर AP का वर्ग। अब यहाँ पर बचेगा 144 बराबर AP का वर्ग, तो ये 12 का वर्ग हो गया, घात से घात कट जाएगी, तो AP बराबर निकलेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अब आ गया प्रश्न नंबर 14, इसको देखिए। प्रश्न नंबर 14 है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, तो प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, देखो यहाँ पे दो घन हैं जिनकी भुजा 7 सेंटीमीटर है। एक घन ये है, ये घन दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है,
एक घन ये 7 सेंटीमीटर है। घन में 12 किनारे होते हैं, सभी बराबर होते हैं, ठीक है। ये सब 7 सेंटीमीटर के हैं। अब प्रश्न ये कह रहा है इन दोनों को मिला के रखा जाता है। जब इन दोनों को मिला के रखा जाएगा एक बड़ा सा बनेगा घनाभ। क्या बनेगा? घनाभ बनेगा। तो इस प्रकार तो जब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो प्यारे बच्चों ये लंबाई बढ़ेगी। ये लंबाई 7 7 14 हो जाएगी और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपको लिख लेना एल बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसकी चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब दो घनों को आपस में मिलाएंगे तो एक बनेगा घनाभ। तो आपको लिखना घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो सूत्र होता है 2LB BH और ये HL। इसमें मान लगा दीजिए आप। 2L का मान है 14 गुणा 7, फिर 7 गुणा 7, फिर 7 गुणा 14, ये 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 14 सत्ते 98, 98 प्लस 49 और प्लस 98 ये भी हो जाएगा। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने में प्राप्त होगा 245। तो 245 गुणा 2 में करेंगे तो 490 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है हमारा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 अंश। तो चाप की लंबाई सूत्र है हमारा 2 पाई r थीटा और बटा 360, ये चाप की लंबाई का सूत्र होता है। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए 2 गुणा पाई का मान 22/7, इस प्रकार नीचे निकाल दिया करो। और आर का मान है हमारा 21 और थीटा का मान है 30 और बटा 360। तो देखो 21 एकन 21 और 7 एकन 7 और 7 तियां 21। अब ये ये 0 से 0 काट दो हमारा, तो ये बनेगा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, तो 22 गुणा 18 और बटा 36। तो 18 एकन 18, 18 दूनी 36, 2 एकन 2, 2 एकन 2। तो इसका जो आंसर निकलेगा 11 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 16 हमारा यहाँ पे दे रखा है tan थीटा बराबर a/b। तो आपको क्या करना है, ये tan है ना, तो इस tan को लिख लो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर a/b। तो आपको क्या करना है, sin की जगह पे a लगाना है और cos की जगह पे b लगा देना है। तो यहाँ पे जिसका मान ज्ञात करना है b sin थीटा माइनस a cos थीटा और ये बटा b sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो b साइन का मान, साइन की जगह पे आपको a लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा b गुणा a माइनस a और cos की जगह पे आपको b लगाना है बटा, इसी प्रकार साइन की जगह पे आपको लगाना है a, तो b गुणा a प्लस a गुणा b। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी और माइनस ए बी और बटा ए बी 2ab हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस ये हमारा कट जाएगा, तो कटने के बाद यहाँ पर जो बचेगा 0/2ab और 2ab का भाग 0 में लगाएंगे तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। तो ये विकल्प में कौन सा मिलेगा, बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 17, चाहो तो आप लोग ये कर सकते हो, फिलहाल हम करा दें इसको, देखिए कैसे होगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना 17 नंबर 3 cot a बराबर है हमारा 4, तो 3 का भाग लगा दो, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। तो प्यारे बच्चों जो हमारा cot होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक, आधार 4 है लंब 3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण निकाल लेना है। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो 4 का वर्ग ये 3 का वर्ग,
तो 16 9 25 हो गया हमारा। तो कर्ण का वर्ग बराबर 25 को लिखेंगे 5 पे घात 2, ये से कट जाएगा तो k बराबर 5 निकलेगा हमारा। अब हमसे पूछा गया है सेक, तो सेक होता है हमारा सेक ए बराबर सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, अगर आपको एक सूत्र याद हो लाल बटे कक्का, ये वाला लाल बटे कक्का। तो प्यारे बच्चों ये साइन होता है और ये कॉस होता है और ये टैन, और ये कॉसेक होता है और ये सेक होता है और ये कॉट होता है। तो सेक क्या है? कर्ण बटा आधार। तो वही तो लिखा हमने कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है? 5 है और आधार कितना है? 4 है। यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक, 4 बटा यानी 5 बटा 4। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर। नंबर 18 में दे रखा है साइन 2a बराबर √3 बटा 2, ये दे रखा है। तो सेक ए का मान ज्ञात करना, नहीं ए का मान ज्ञात करना है इसमें, यानी साइन 2a बराबर √3 बटा 2, तो ए का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो साइन है, तो साइन में ही देखिए √3 बटा 2 किसका है? तो साइन 2a बराबर ये साइन 60 का मान होता है। ठीक है, तो साइन से साइन चला जाएगा तो 2a बराबर हो जाएगा 60 और 2 एकम 2, तो ये 30 निकलेगा ए बराबर। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो 19 नंबर में कह रहा है 2 cos 3 थीटा और बराबर 1। तो थीटा का मान कितना है? तो इसका भाग लगा दो। तो cos 3 थीटा बराबर है हमारा 1 बटा 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे cos है, तो cos में ही देखिए 1 बटा 2 किसका होता है? तो cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा cos 60 का मान 1 बटा 2 होता है, तो cos से cos चला जाएगा, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 और 3 एकम 3, ये 20 और थीटा बराबर 20 अंश निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। और यानी बहुविकल्पी प्रश्न नंबर 20 है हमारा, अंतिम प्रश्न है। इसको देखिए 20 नंबर में। तो प्यारे बच्चों 20 नंबर में एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अनुपात दे रखा है, तो हमें निकालना है एपी और बीपी का अनुपात कितना होगा, यानी एपी और बीपी का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बना लेना हमें एक त्रिभुज इस प्रकार, और इसका नाम है ए बी सी। ठीक, एक रेखा भी है, इसका नाम है पी और यहाँ पे लिख लो क्यू, इस प्रकार। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है पी क्यू बटा बी सी बराबर 1 बटा 3। देखो पी क्यू का मान 1, प्यारे बच्चों पी क्यू का मान 1, इसका मान 1 हो गया, और बी सी का मान, इसका मान 3 हो गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारी सब यानी ये जो भुजा है बड़े त्रिभुज की भुजा इस त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, और ये जो भुजा है वो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा इसकी है। तो ये वाली भुजा 1 है, तो यहाँ पे ये भी 1 ही होगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है ये पूरी। जब यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और ये वाली भुजा कितनी 1 है, तो ये वाली बचेगी 2। तो इसका अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे लिखना है ए पी बटा पी बी बराबर ए पी का मान 1 और पी बी का मान 2, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अब यहाँ से हमारा खंड बात चलेगा, उसको देखिएगा आप लोग। तो अब यहाँ से हमारा खंड बा और प्रश्न नंबर पहले का सिद्ध कीजिए कि 4 + √2 अपर में संख्या है। समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको लिख लेना यहाँ पर माना 4 + √2 एक पर में संख्या है। प्यारे बच्चों जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो आपको नई लाइन से लिखना है 4 + √2 बराबर p बटा q। तो आगे लिखना है आपको जहां p तथा q सह अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है और Q ≠ 0।
तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस 4 को भेज दो इधर, तो √2 बराबर हो जाएगा P/Q माइनस का 4, तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो √2 बराबर हो जाएगा P माइनस 4Q/Q। तो यहीं पे आपका प्रश्न खत्म हो जाता है। ठीक, अब आपको यहाँ पे लिखनी है इसकी हिंदी। तो हिंदी क्या लिखेंगे उसको देख लीजिए आप। अब आपको यहाँ पे हिंदी लिख देनी है, P माइनस 4Q/Q एक परमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों देखो, ये हमारी परमेय संख्या है, तो ये भी हमारी परमेय संख्या होगी, लेकिन विरोधाभास के कारण √2 एक अपरमेय संख्या है, अतः 4 प्लस √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको सिर्फ इतना ही हल करना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहले का खा देखिएगा आप। पहले के खा में दे रखा है कोसिक थीटा बराबर 13/5, तो कॉट थीटा का मान कितना होगा, चलिए समझिएगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कोसिक थीटा बराबर 13/5। तो प्यार बच्चों यहाँ पे क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो आप। यहाँ पर दोनों पक्षों का कर दो वर्ग। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, तो ये तो बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये 13/5 इसका होल वर्ग। तो प्यारे बच्चों कोसेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 169/25, और एक को उधर भेजो तो माइनस का हो जाएगा ये, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 169/25 माइनस 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इसके नीचे एक कर लो, इसका इसमें 169 माइनस 25 और बटा 25, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 144/25। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, इसको लिखेंगे 12/5 का होल वर्ग। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये घात से घात हमारी कट जाएगी, तो कॉट थीटा बराबर निकलेगा 12/5। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप, गा नंबर। वीडियो को रोक के आराम से प्रश्न को नोट कर लिया करो आप। गा नंबर देखिए, तो यहाँ पे दे रखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है पहले r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 अंश। अब आपको यहाँ पे लिखना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही लाइन से लिख लेना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है हमारा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो आपको यहाँ पे पाई का मान 22/7 लगाना, तो 22/7 ऐसे करके, ठीक है। r का मान 14 × 14 और थीटा का मान 30 बटा 360, तो 7 × 1 = 7 और 7 दूनी 14। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 0 से 1 0 काट दो, तो ये हो जाएगा हमारा, और चलो पहले लिख लो 22 × 14 और गुणा 3 दूनी 6 बटा 36। अब यहाँ पे काट दे 6 से, 6 × 1 = 6 और 4 × 36। अब आपको यहाँ पे काट देना है 2 से, 2 3 6 और 2 7 14, तो 22 7 154, 22 7 154 बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हो। अगर इसका आंसर देखो, पहले क्या कर रहा है, इसका भाग लगा दो इसमें। जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो देखो 5 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 × 1 = 3, 3 × 9 3 × 9 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अब इसके बाद है हमारा गा, यानी कि घा घड़ी चलेगा। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है। चलिए समझिएगा, उसको भी समझ लो। तो ये हमें टेबल दे रखी है और इसकी में माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता बनाएंगे और माध्यिका के लिए निकालते हैं संचयी बारंबारता। चलिए समझिएगा।
तो आपको यहाँ पे लिख लेना पहले का घा घड़ी, तो यहाँ पे लिख लो वर्ग अंतराल। फिर यहाँ पे आपको लिखना है बारंबारता। फिर अगला कॉलम बनेगा हमारा संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता। ठीक, चलिए समझिएगा। तो वर्ग अंतराल में लिखना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और आपको बारंबारता में लिखना है 5, 8, 20, 15, 7 और ये 5। अब प्यारे बच्चों संचयी बारंबारता किस प्रकार बनाएंगे, तो पहले 5 लिख लो। ये 5 में इस 8 को जोड़ो 13, 13 में 20 को जोड़ो 33 और 33 में 15 को जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा 48, 48 में 7 को जोड़ो तो ये हो जाएगा हमारा 55 और 55 में 5 को जोड़ेंगे 60। तो ये जो मान निकलेगा प्यारे बच्चों n का मान निकलेगा हमारा। ठीक है, तो आपको इसी के नीचे लिख लेना है यहाँ पर n/2। n/2, n का मान कितना 60 है तो 60/2, तो 2 एकन 2, ये 30 निकलेगा। तो प्यारे बच्चों n/2 का मान 30 निकला है हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो n/2 का मान 30 निकला तो आप क्या करोगे, संचयी बारंबारता में ऊपर से ये 30 किस संख्या से घटेगा। तो देखो 5 में से 30 नहीं घटा सकते हैं, 13 में से 30 नहीं घटा सकते हैं, 33 में से 30 घट जाएगा, 33 में से 30 घटेगा तो इसके सामने होगा आपका AF, फिर यहाँ पर होगा L बराबर 20 और इस 33 से घटेगा तो ये हो जाएगा हमारा CF, इस प्रकार। और इसके बाद यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, यहाँ पे 10-10 का अंतर है तो H बराबर आप यहाँ पे 10 लिख लीजिए। अब आपको यहाँ पे लगाना माध्यिका का सूत्र, माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। तो आपको लिखना है माध्यिका बराबर, सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ही हमारा सूत्र होता है माध्यिका का। माध्यिका लिख लो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों L का मान कितना है, L का मान 20 है तो आपको यहाँ पे 20 प्लस n/2 का मान 30 है तो 30 माइनस CF का मान यहाँ पे देखो 13 है तो आपको यहाँ पे 13 लगा देना है और F का मान 20 है तो यहाँ पर 20 और यहाँ पे H का मान 10 है। तो यहाँ पे आप 0 से 0 ये काट दो तो यहाँ पर बचेगा 20 प्लस और यहाँ पर बचेगा हमारा 17 है, 17/2, 2 में यानी 2 का भाग लगाएंगे 17 में तो 20 प्लस ये हो जाएगा हमारा 8.5, तो 20 और 8 28.5, यही आपके प्रश्न का आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर पहले का 5वां, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको लिखना है बीच की दूरी बराबर √(x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। ये प्यारे बच्चों हमारे बीच की दूरी का सूत्र है। तो ये x1, y1, x2, y2 के मान लगा दीजिए आप। तो x1 का मान -5 और x2 का मान -1 है तो +1 बन जाएगा, y1 का मान 7 और y2 का मान 3। तो बच्चों ये बन जाएगा -4 का वर्ग और ये भी 4 का ही वर्ग बनेगा। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये 32 बन जाएगा हमारा। देखो माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है। ठीक, तो 16 ये 32 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों 32 को लिख सकते हैं 16 दूनी 32 और 16 को 4 लिखा जाएगा तो 4√2,
ठीक है, 16 को 4 लिखा जाता तो 4√2 इसका मात्रक हो जाएगा, यानी जो इसके बीच की दूरी निकलेगी 4√2। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा इसका। प्रश्न नंबर पहले का बिंदु 2, बाई 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए समझिएगा। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 10 मात्रक दे रखी है और बाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बिंदु लिख लें, यहाँ पर हम बिंदु हमारे हैं 2, बाई और 10, 3, तो इनके बीच की दूरी निकालनी है आपको, ठीक है। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी, तो प्यारे बच्चों बीच की दूरी बराबर कितनी है, 10 मात्रक दे रखी है तो यहाँ पे 10 लिख दो और बीच की दूरी का सूत्र लगा दो इधर, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग बराबर 10। तो प्यारे बच्चों x1 का मान 2 है और x2 का मान 10 होल वर्ग प्लस y1 का मान y और y2 का मान 3, इसका भी होल वर्ग। और एक बात ध्यान समझिए, जब ये हमारा इधर अंडरू हटेगा ना, इधर घात 2 लग जाएगी तो 10 पे घात 2 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे -8 बचेगा प्लस y माइनस 3 का होल वर्ग बराबर ये बन जाएगा हमारा 100। और प्यारे बच्चों माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो 8 8 64, इस 64 को उधर ले जाओ तो y माइनस 3 का वर्ग बराबर 100 माइनस 64, तो y माइनस 3 का वर्ग बराबर 100 में से 64 हटाएंगे तो बचेगा हमारा 36। अब प्यारे बच्चों इधर से घात हटेगी तो इधर लगेगा अंडर रूट, तो y माइनस 3 बराबर अंडर रूट 36 और साथ में प्लस माइनस का चिन्ह भी लगेगा, तो y माइनस 3 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36 को 6 लिखा जाएगा, ठीक। अब इस -3 को उधर भेजो तो y बराबर प्लस माइनस 6, ये माइनस है तो प्लस का 3 बन जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार लिखना प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो चिन्ह ये वाला बदलेगा, ठीक। यहाँ पर प्लस आएगा, माइनस हट जाएगा, तो y बराबर 6 प्लस 3, y बराबर 3। फिर आपको यही इसी के सामने लिखना है यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर, तो प्यारे बच्चों जब इसमें माइनस का चिन्ह लेंगे यहाँ पर हम, तो y बराबर माइनस का 6 और प्लस का 3 हो जाएगा, y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। यही आपके प्रश्न का आंसर निकल के लो। बेटा माफी चाहता हूँ, गलती कर दी हमने, जब यहाँ पर प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस का 6 और प्लस का 3, तो 6 3 9 बन जाएगा, ठीक, 9, और यहाँ पर माइनस का 3 होगा, ठीक है। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर दूसरे का यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद, तो में एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है का 1 शून्यक -3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा प्रश्न को। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लिख देना है द्विघात बहुपद, तो p -1 और ये x² प्लस px और +1 बराबर 0, तो 1 शून्यक -3 है तो x बराबर -3 रखने पर, तो हमें क्या करना है, x की जगह पे -3 लगा देना, तो p का मान हमें मिल जाएगा। तो p -1, यहाँ पर -3 लगाना है आपको, तो -3 और इसका वर्ग प्लस p फिर -3 और +1 बराबर 0, तो p -1, देखो माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो 3 3 का 9 बन जाएगा, तो 9 को आगे लिख दो इस प्रकार, ठीक है। और ये प्लस माइनस माइनस 3p हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 9 का अंदर गुणा कर दो, 9p माइनस 9 1 9 माइनस का 3p और प्लस का 1 बराबर 0। तो ये 9p है और ये माइनस का 3p है, तो 6p बचेगा, और ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 8 बराबर 0। अब इस 8 को उधर भेज दो, तो 6p बराबर हो जाएगा 8 प्लस का हो जाएगा,
और 6 का भाग लगा दो तो p बराबर 8/6, 2 से काटो, 2 3 6, 2 चौकू 8, तो p बराबर 4/3 निकल के आ जाएगा। और यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा आप। दूसरे का खा p के किन मान के लिए, p के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो इन दोनों समीकरण का अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल में क्या होता है समझिएगा आप पहले। तो सबसे पहले दोनों समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर। तो आपको लिखना है यहाँ पर 4x प्लस पी वाई और प्लस का 8 बराबर 0। अगला समीकरण है हमारा 2x प्लस 2y और प्लस का 2 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों अद्वितीय हल में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, आपको ये लगाना है। तो ये a1/a2 और ये b1/b2 कहलाएगा हमारा। तो 4/2 और नॉट इक्वल p/2 ऐसे करके। अब आपको क्या करना है, ये 2 से 2 काट दो ऐसे। जब बीच में बराबर का चिन्ह हो तो हर से हर कट जाएगा, तो p नॉट इक्वल 4 हो जाएगा। तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। और आपके अनसोल्ड में जो प्रश्न नंबर दूसरे का गा, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाला रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की 2 स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको एक वृत्त खींचना है और वृत्त के बाहर एक बिंदु रखना है P। ठीक है, और इस बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचनी है आपको। यहाँ पे इस प्रकार रख लेना है और वृत्त की स्पर्श रेखा एक ये हो गई हमारी, और एक नीचे की तरफ खींचना है आपको। यहाँ से इस प्रकार खींच देना है और आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये वृत्त का स्पर्श बिंदु होता है और ये वृत्त का स्पर्श बिंदु होता है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है A और यहाँ लिख लेना है B, और जहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे उसको मानेंगे O। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाना है। ठीक, इसको यहाँ से मिलाना है, फिर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाना है। फिर आपको क्या करना है, अपनी पटरी से O को P को मिला दो इस प्रकार। तो यहाँ पर हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले लिखना है, दिया है O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त में PA तथा PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो नई लाइन से लिखना, आपको सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो आपको लिख लेना है APO कोण APO बराबर कोण BPO। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए समझिएगा। तो नई लाइन से लिखना है, उपपत्ति में क्या करेंगे हम, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में, त्रिभुज OBP में। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या करना है, देखो ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है OA बराबर OB। ठीक, यहाँ पे लिख देना है वृत्त की त्रिज्या। ठीक, वृत्त की त्रिज्या। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, ये वाली भुजा हमारी ओवरनिष्ठ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको लिखना है OP बराबर
OP, OP बराबर OP। आगे लिख देना है ओवेनिस्ट। फिर इसके बाद ये वाला जो कोण हो जाएगा हमारा 90 अंश हो जाएगा। ठीक, देखो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दे तो ये कोण 90 अंश बनता है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते तो ये वाला कोण 90 अंश बनेगा। तो आपको लिख लेना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी और बराबर 90 अंश। इसलिए त्रिभुज, ठीक, यही लिख लेना आपको OAP सर्वांसम त्रिभुज OBP किसके आधार पे हो, दोनों त्रिभुज सर्वांसम किसके आधार पे हो जाएंगे, दो भुजा और एक कोण। तो आपको लिखना SAS के आधार पर दोनों सर्वांसम हो गए हैं। तो प्यारे बच्चों जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम हैं तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे हम तब कोण APO बराबर कोण हो जाएगा हमारा BPO। आगे लिख देना है CPCT। ठीक, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। वो आपको इस प्रश्न में सिर्फ इतना ही करना है। अब प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे का घ है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको बनाना है एक त्रिभुज इस प्रकार, और इस त्रिभुज का नाम लिख लो A, B और ये C। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, मान लो इस भुजा का मध्य बिंदु है बेटा D। ठीक है, AB का मध्य बिंदु कौन है, D है। तो बिंदु D से इस भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई। ठीक, यहाँ पे लिख लो E। बिंदु D से BC के समांतर DE खींचा गया। तो DE AC को समद्विभाजित करता है, यानी जो बिंदु E है ना, जो बिंदु E है AC को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है हमें। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले लिख लो, इसमें दिया है त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है। प्यारे बच्चों जब मध्य बिंदु D है तो आपको लिख लेना है AD बराबर DB। ठीक है, यानी AD बराबर DB। फिर इसके बाद ये वाली भुजा इसके समांतर भी है, तो आपको नई लाइन से लिखना है DE समांतर BC। फिर आपको लिखना सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ये वाली भुजा सिद्ध करना है AE बराबर EC, ये सिद्ध करना है आपको AE बराबर EC। अब आपको नई लाइन से लिख लेना है उपपत्ति। तो पहले इस त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। तो जब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो आपको यहाँ पे थिल्स पर में लगा देनी है AD बटा DB और AE बटा EC। तो नई लाइन से लिखना है आपको AD बटा DB और बराबर AE बटा EC, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, देखो AD बराबर DB है तो आपको नई लाइन से लिख देना है AD बराबर DB रखने पर, तो इस AD की जगह पे आपको DB लगा देना है। तो DB बटा DB और बराबर AE बटा EC। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे एक एक बचेगा, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो AE बराबर EC। तो ये बेटा हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका 5वां, उसको देखिए। और प्रश्न नंबर ये माध्य, पहले आप निकालिए आप। ठीक, माध्य के सवाल बहुत लगाए हैं,
इसको अपने आप हल करिए। प्रश्न नंबर 4 चम्मच देखिए, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद आदर्शा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, लाल हो या फिर काली हो। चलिए समझिएगा। तो आपको सबसे पहले गेंदों की संख्या लिख लेनी है। तो यहाँ पे लिख लेना है लाल गेंद बराबर, लाल गेंद, ऐसे लाल गेंदें कितनी है, 3 है। फिर उसके बाद काली गेंदें, काली गेंदें बराबर है 5। तो इन सबको जोड़ो तो कुल गेंदें हो जाएंगी 8। तो इसका प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा लाल हो, लाल गेंद की प्रायिकता निकालनी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है P और कोष्ठक के अंदर लाल गेंद। तो प्यारे बच्चों लाल गेंद कितनी है, 3 है। तो 3/8 आपको लिख देना है। अब इसके बाद नंबर 2 में कह रहा है काली हूँ। तो आपको लिखना है P काली गेंद। तो काली गेंद कितनी है प्यारे बच्चों, 8 है। तो आपको यहाँ पे 8 नहीं सॉरी माफी चाहता हूँ, काली गेंद हमारी 5 है। तो आपका 5/8 ये अनुकूल परिणाम और ये हमारा कुल परिणाम होता है। ठीक, अगला देखिएगा प्रश्न नंबर है तीसरे में दे रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 64 और सभी पदों का योगफल 400 है। तो पदों की संख्या और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए, यानी n का मान निकालना है और हमें यहाँ पे d का मान निकालना है। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए अब आप। तो इसमें क्या क्या दे रखा है पहले वो देखिए। प्रथम पद a बराबर दे रखा है 5, अंतिम पद यानी a n बराबर दे रखा है 64 और पदों का योगफल s n बराबर है हमारा 400। पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क और इसके बाद d बराबर क्वेश्चन मार्क, इतने मान पूछ रहा है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे योग का सूत्र लगाना है। तो s n बराबर n/2 a + an, ठीक, ये वाला सूत्र लगाना है आपको। s n का मान है 400, n का मान ज्ञात नहीं, a का मान 5, a का मान 5 है और an का मान 400 है, नहीं an का मान 64 है। ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पे इसको हल करिए। तो ये तो हो जाएगा हमारा और प्यारे बच्चों इसका आंसर तभी निकलेगा जब अंतिम पद हम 45 करेंगे। ठीक, यहाँ पे 45 कर लो तभी आंसर इसका निकल के आएगा, नहीं तो इसका आंसर निकल के नहीं आएगा, नहीं तो सवाल आपका गलत माना जाएगा। तो 64 की जगह पे आप 45 कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा अनसोल्ड है, राजीव का अनसोल्ड है। तो यही प्रश्न है बेटा, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है, सभी पदों का योगफल 400 है, पदों की संख्या और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो 45 लिखा हुआ है, तो अग्रवाल में थोड़ी गलती है। तो 64 की जगह आपको 45 कर लेना है। तो इसको हटाओ, यहाँ पे 45 कर लो आप। तो ये हो जाएगा हमारा 400 बराबर n/2 और ये हो जाएगा 45 और 5 50 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा हमारा 25 और 25 एकम 25, ये काटेंगे तो 16 बार चला जाएगा हमारा। तो n बराबर हो जाएगा 16। एक तो आंसर ये निकला हमारा। अब इसमें आपको सार्वधांतर भी ज्ञात करना, तो सार्वधांतर ज्ञात करने के लिए आपको n बराबर 45 लिखना पड़ेगा। थोड़ा इस साइड पे लिखेंगे हम n बराबर 45। तो प्यारे बच्चों n की जगह पे आपको लिख देना है a + n-1 इंटू d बराबर 45। a का मान 5 है तो आपको यहाँ पे 5 लगा देना है, प्लस n का मान 16 है तो 16-1 इंटू d बराबर 45। तो प्यारे बच्चों इस 5 को इधर भेजो तो घट जाएगा जाके, और यहाँ पे 15 d बराबर हो जाएगा
45 माइनस 5, तो 15D बराबर हो जाएगा हमारा, ये 45 हो गया, 40 बचेगा यहाँ पर, फिर D का भाग लगा दो, इसमें 15 का भाग लगा दो, तो D बराबर हो जाएगा 40/15, 5 से काट दो, ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 8 40, तो यहाँ पे D बराबर जो निकलेगा 8/3 निकल के आ जाएगा। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न नंबर तीसरे का अथवा। अब जो तीसरे का अथवा इसको अपने आप करिए, यहाँ पर एक्स वाई के मान निकालना है, ठीक, चाहे विलोपन लगाओ चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, कुछ भी लगाइए और एक्स वाई का मान ज्ञात कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का बगपृष्ठ तथा शंकु पृष्ठ वो शंकु का बगपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको बनाना है यहाँ पे एक अर्धगोला और इस अर्धगोले के ऊपर रखना है एक शंकु, ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पे दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आगे प्रश्न कह रहा है, यदि अर्धगोले का बगपृष्ठ शंकु का बगपृष्ठ समान है तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है अर्धगोले का बगपृष्ठ, अर्धगोले का बगपृष्ठ बराबर शंकु का बगपृष्ठ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अर्धगोले का बगपृष्ठ है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का बगपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर और शंकु का बगपृष्ठ पाई आर एल, ये होता है शंकु का बगपृष्ठ पाई आर एल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, नहीं पाई से पाई कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा। सुनो एक बार फिर, पाई से पाई कटेगा, यहाँ पे आर पे घात 2 है ना, तो एक आर से एक आर कट जाएगी। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 2r और इधर बचेगा एल। अब प्यारे बच्चों एल बराबर जो हमारा सूत्र होता है आपको यहाँ पे लिख लेना है 2r बराबर, और जो एल बराबर सूत्र होता है √h² प्लस r², ये हमारा सूत्र होता है। अब यहाँ से ये अंडरू हटेगा, जब यहाँ से हमारा अंडरू हटेगा तो उधर घात 2 लग जाएगी, 2r का वर्ग बराबर हो जाएगा h का वर्ग प्लस r का वर्ग। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा 4r² बराबर h का वर्ग और प्लस r का वर्ग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इस r² को लाओ इधर, तो 4r² माइनस r² बराबर h²। तो यहाँ पर बचेगा 3r² बराबर h², इतना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम गुणा 1 कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, इस h² को लाएंगे इसके नीचे और ये ले जाएंगे 1 के नीचे, तो आपका ये हो जाएगा r² बटा h² और बराबर 1/3। तो देखो यहाँ पर भी घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है, तो आपको लिख लेना r/h का होल वर्ग बराबर 1/3। अब इधर से ये घात हटेगी तो इधर लग जाएगा अंडर रूट, तो r/h बराबर 1/√3 और 1 पे √3 लगाएंगे नहीं, तो नई लाइन से आपको लिख लेना है r/h बराबर आपका हो जाएगा 1/√3 और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न समझिए, प्रश्न नंबर 4 का अथवा। प्रश्न नंबर 4 का अथवा है 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको बनाना है एक यहाँ पर शंकु, सॉरी बेलन बनाना है आपको, ठीक, बेलन, शंकु नहीं बनाना है। तो प्यारे बच्चों ये बन गया हमारा एक बेलन, ठीक, और ये बेलन बिल्कुल ठोस है हमारा। अब ऊपर से शंकु के रूप का एक गड्ढा इसमें कर लिया जाता है इस प्रकार। तो यहाँ पे होता क्या है, इस शंकु की ऊंचाई, ठीक है, शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई समान है और उनकी त्रिज्या भी समान है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है शंकु कामा बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या समान है, दोनों की ऊंचाइयां और त्रिज्या समान है। तो आपको लिख लेना h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों इसका जो व्यास दे रखा है, तो व्यास बराबर हमारा होता है 2r। तो आपको व्यास बराबर लिख लेना है, यहाँ पे दे रखा 1.4 और व्यास को 2r लिखा जाता है। तो 2r बराबर 1.4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0.7। तो r बराबर 0.7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे निकालनी है एल, तिरछी ऊंचाई। तो एल बराबर जो हमारा सूत्र होता है √h² प्लस r²। तो इसमें r और h का मान लगा दीजिए। अंडर इस h का मान कितना है, यहाँ पर h का मान है 2.4 का वर्ग प्लस r का मान है 0.7 का वर्ग। तो प्यारे बच्चों जब इन दोनों का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग होता 576 और 10 से पीछे एक अंक है तो 2 अंक हो जाएंगे वर्ग में, और 7 का 49 तो 0.49। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एल बराबर निकलेगा √6.25। तो एल बराबर निकलेगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। ये एल का मान मिल गया। अब आपको यहाँ पे लिखना ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नई लाइन से, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इस बेलन का बग पृष्ठ लगाना है आपको, बेलन का बग पृष्ठ। तो बेलन का बग पृष्ठ 2πr/h। अब इसके बाद आपको लगाना है ये जो नीचे वाला भाग वृत्ताकार बचा हुआ इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लो आप πr²। फिर ऊपर से जो शंकु रूप के गड्ढा किया गया ना उसका क्षेत्रफल लगाना है, शंकु का बग पृष्ठ πrl। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेंगे कॉमन। तो यहाँ से πr कॉमन मिल जाएगा। जब πr कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2h प्लस r और प्लस l इतना बच जाएगा। यहाँ पे पाई का मान 22/7 लगा दो और r का मान है हमारा 0.7, 2 गुणा h का मान है 2.4 और r का मान है 0.7 और l का मान है 2.5। अब यहाँ पे 7 एकम 7, ये हो जाएगा 0.1717। इसका गुणा करा दो। तो जब हम इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 22 एकम 22 और दशमलव से पीछे एक अंक हो जाएगा। 24 दूनी 48, 4.8 प्लस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.2 हो जाएगा इतना। तो 22 यानी 2.2 और ये कोष्टक के अंदर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 8। इसका गुणा करा दीजिए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 7 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा और यही हो जाएगा आपका वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर P के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 अंश है। बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। टावर PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना, एक क्षैतिज रेखा खींच लेनी है इस प्रकार। ये
और प्यारे बच्चों ये हमारा है एक टावर, ठीक, ये हमारा एक टावर है। यहाँ पे लिख लेना x और आपको यहाँ पे लिख लेना है p, ठीक है। तो आगे प्रश्न यहाँ पे कह रहा है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर टावर p और ये q, आपको यहाँ पे लिख लेना q, टावर PQ के शीर्ष का उन्नयन कोण PQ के शीर्ष Q का, तो इसको यहाँ से आपको ऐसे मिला देना है। तो ये जो बनेगा हमारा 60 अंश हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न कह रहा है बिंदु X से 40 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर 40 मीटर की ऊंचाई पर, 40 मीटर की ऊंचाई पर बिंदु बाई से Q का उन्नयन कोण 45 अंश है। फिर इसको आपको यहाँ से ऐसे मिला देना है, तो ये वाला कोण बनेगा 45, तो आपको यहाँ पे ऐसे मिला देना, ठीक, 45, और ये दूरी 40 है। तो प्यारे बच्चों जब ये दूरी 40 है तो आपकी ये भी 40 है, और ये वाली कर लो h और ये वाली दूरी कर लो x, तो इस प्रकार चित्र बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर ये x और ये x, तो यहाँ पर नाम लिख लो, a लिख लो। तो इसमें हमें px बराबर यानी ये वाली दूरी ज्ञात करनी है और इसकी दूरी ये pq ज्ञात करनी है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें लिख लेना है माना pq एक टावर है, ठीक है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेना हमें बाई AQ में, समकोण त्रिभुज बाई AQ में, तो आपको tan 45 लगाना है, tan 45, ठीक। तो लंब बटा आधार, तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा, तो h बटा x, तो tan 45 का मान 1, तो h बटा x, तो यहाँ पे h बराबर हमारा x निकल के आ जाएगा। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज XPQ में, समकोण त्रिभुज XPQ में अब आपको tan 60 लेना पड़ेगा, tan 60 लंब बटा आधार। तो प्यारे बच्चों ये पूरा लंब और ये हमारा आधार हो जाएगा, तो AH प्लस 40 और बटा x, और x का मान कितना है, x की जगह पे आप h लगा दीजिए, इससे x की जगह पे लगा दो h, तो tan 60 का मान √3, तो AH प्लस 40 और बटा AH। अब आप यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर दो, तो √3h बराबर हो जाएगा AH प्लस 40, और इस h को ले आओ इधर, जब इस h को इधर लाएंगे हम तो √3h माइनस h बराबर हो जाएगा 40। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर h कॉमन ले लो, जब यहाँ से हम h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 40, इसका भाग लगा दो, तो h बराबर हो जाएगा 40 बटा √3 माइनस 1। अब आपको यहाँ पे हर का परमेकड़ कर देना है, तो हर का परमेकड़ करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, बटा √3 प्लस 1। तो बच्चों 40 √3 प्लस 1 और बटा ये एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 3 माइनस 1 बन जाएगा हमारा 40 √3 प्लस 1 और बटा ये 2 1 2, और ये हो जाएगा हमारा 20। तो h बराबर जो निकला है हमारा 20 √3 और प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे लिख देना मीटर। अब आपको यहाँ पे लिखना टावर PQ की ऊंचाई, तो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, तो आपको यहाँ से लिख लेना है टावर PQ की ऊंचाई यानी PQ बराबर, तो प्यारे बच्चों PQ तो AH प्लस 40, यही तो PQ है, AH प्लस 40 आपको लिख देना है AH प्लस 40। और प्यारे बच्चों यहाँ पे H का मान कितना है, तो ये रहा H का मान 20, H की जगह लिख देना है 20 √3 और प्लस 1, और ये प्लस 40। तो यहाँ पे क्या करो 20 का गुणा कर दो, जब इसमें 20 का गुणा करेंगे तो 20 √3 और प्लस 20 और प्लस 40, तो 40 और 20 60 हो जाएगा, ये 20 √3 और प्लस 60। अब आपको यहाँ पे क्या करना है 20 कॉमन ले लेना है, तो जब यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो √3 प्लस
√3 प्लस 3 हो जाएगा। एक तो आंसर ये निकला है। फिर इसके बाद ये वाली दूरी ज्ञात करनी है हमें, तो px बराबर, तो प्यारे बच्चों px बराबर, तो px बराबर x है, तो x का मान कितना है, और एक बात ध्यान समझिएगा, तो px बराबर, यहाँ पे देखो px बराबर x है, तो x का मान कितना h है, यहाँ पे x का मान h है, तो इसकी जगह h लगा दो, तो px बराबर h, और फिर h का मान कितना है, ये रहा, h की जगह पे ये वाला मान लगा दो, तो px बराबर हो जाएगा 20 और कोष्टक के अंदर √3 + 1 मीटर। तो इस प्रकार यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न 5वें का अथवा देख लीजिए आप। प्रश्न 5वें का अथवा, इसको देखिएगा। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर की दूरी पर है, तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा आप। तो सबसे पहले बनाना है आपको एक समुद्र तल, ठीक, ये पानी की सतह है, और बेटा ये हमारा एक प्रकाश स्तंभ है। तो यहाँ पर दो जहाज हैं, एक जहाज ये है और एक जहाज ये है। तो यहाँ पे बात की गई है अवनमन कोण की, तो ऊपर से बनेगा, तो इसको आपको यहाँ से मिलाना है और इसको यहाँ से मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो आप, यहाँ लिख लो A, यहाँ लिख लो B, यहाँ लिख लो C और यहाँ लिख लो D। ये हमारा एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h कर लो। तो जो इसके अवनमन कोण क्रमशः ये हमारा 30 है और ये हमारा 45 से 60 है, 45 है, ठीक। तो आपको ये वाला 45 कर लेना है। तो प्यारे बच्चों जब ये 30 है तो आपको ये वाला 30 दिखाना है, यहाँ पर एक कोण ये 30 का होगा। फिर इसके बाद क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतर कोण हो गए ना, और इसके बाद ये वाला हमारा कोण हो जाएगा 45 अंश का, ठीक है। यानी ये 30 का है और ये 45 का हो जाएगा। और यहाँ पे नाम लिख लो E। तो इसमें आपको लिखना है, और ये वाली दूरी है 50 मीटर, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 50 मीटर है, और इसको कर लो x। तो आपको लिखना है माना CD एक प्रकाश स्तंभ है, CD एक प्रकाश स्तंभ है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में, और tan 45 लंब बटा आधा, तो h बटा x हो जाएगा हमारा ये। tan 45 का मान 1 और h बटा x, तो यहाँ पर x बराबर निकलेगा h। अब लेना है समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में। तो जब ACD लेंगे तो ये 30 है, तो आपको लिखना है tan 30 लंब बटा आधा। तो प्यारे बच्चों ये लंब है और ये पूरा आधार है, तो h बटा 50 प्लस x, और tan 30 का मान 1 बटा √3, तो h बटा। अब आपको यहाँ पे क्या करना, इस x की जगह पे पहले लिख लो, और ये x, तो इसका इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा, जब इसका इसमें गुणा करें तो √3h बराबर 50 प्लस x। अब प्यारे बच्चों क्या करना है आपको, इस x की जगह पे आपको h लगा देना है, इस x की जगह पे आपको ये वाला h लगा देना है। तो √3h बराबर हो जाएगा 50 प्लस h, और इस h को ले आओ इधर, तो √3h माइनस का h बराबर 50। अब यहाँ से h कामा ले लो, जब यहाँ से h कामा लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 50, इसको भेज दो उधर, तो h बराबर हो जाएगा 50 बटा √3 माइनस 1। अब इसका आपको कर देना परमेकरण, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो h बराबर 50 और कोष्टक के अंदर √3 प्लस 1, यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा।
तो एच बराबर आपका हो जाएगा 50 और कोष्टक के अंदर √3 + 1 और बटा 2 इससे कट जाएगा तो हो जाएगा 25। तो आपको यहाँ पे लिख देना है एच बराबर 25 और कोष्टक के अंदर √3 + 1 मीटर। और प्यारे बच्चों यही प्रश्न का आपके आंसर आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग। जय हिंद, जय भारत।